जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार और सेना आमने सामने खड़ी हो सकती है, ये संभावना नहीं है, शायद आने वाले कुछ दिनों में सच्चाई बन जाए। आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की डेट ऑफ बर्थ का विवाद गहरा गया है। कुछ महीने पहले हमने दो टूक में आपको बताया था कि किस तरह झूठ का सहारा लेकर सरकार जनरल वीके सिंह को बदनाम कर रही है। सरकार ने फैसला ले लिया है, ये फैसले से ज्यादा सरकार की जिद है। सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी नजर में जनरल वीके सिंह की डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1950 है और उन्हें कुछ महीने बाद रिटायर होना चाहिए, हो जाना पड़ेगा, जबकि सारे दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 है। सरकार की दलील है कि देश के अटॉर्नी जनरल ने सारे दस्तावेज देखकर यह राय दी है। दूसरी दलील यह है कि अगर जनरल वीके सिंह इस साल रिटायर नहीं होते हैं तो लाइन ऑफ सक्सेशन में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दोनों ही दलीलें कमजोर हैं। आज हम ये भी आपको बताएंगे कि जनरल वीके सिंह के रिटायरमेंट की जल्दबाजी सरकार और कुछ अधिकारियों में क्यों है। लेकिन पहले देखते हैं अटॉर्नी जनरल की राय का सच, काला सच। थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि पर सरकार किस तरीके से विवाद खड़ा कर रही है और तमाम हथकंडे अपनाकर उन्हें गलत साबित करने पर तुली हुई है, इसका खुलासा हमने दो टूक में किया। तब देश के मीडिया और खासकर अंग्रेजी मीडिया से लेकर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तक ने एक बार फिर से इस विवाद को हवा देना शुरू कर दिया। जनरल वीके सिंह के खिलाफ सरकार, रक्षा मंत्रालय और वहां बैठे अधिकारी किस तरह साजिश रच रहे हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण भारत के अटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने जन्मतिथि विवाद पर अपनी ओपिनियन दी है। फाइल संख्या FTS नंबर 1293 LS11 डेट 11/5/2011 में वह लिखते हैं कि मैंने रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा 6 मई 2011 को भेजे गए नोट्स और अन्य जरूरी नोट्स जैसे फाइल संख्या 23/10/2011 BMS नंबर 11/9/2007 जिसमें सभी संबंधित दस्तावेज हैं को ध्यान से देखा। वाहनवती ने इस विवाद पर क्या ओपिनियन दी, सरकार ने इसके बारे में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। 5 सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों ने भी वाहनवती की ओपिनियन को देखना और पढ़ना चाहा, लेकिन सरकार ने इस ओपिनियन को टॉप सीक्रेट बना दिया। हमारे पास रक्षा मंत्रालय की यह टॉप सीक्रेट फाइल मौजूद है। 16 मई 2011 को गुलाम ई वाहनवती की ओपिनियन उनके हस्ताक्षर के साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी गई, जहां से 16 तारीख को ही उसे रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया। रक्षा मंत्रालय पहुंचते ही यह ओपिनियन टॉप सीक्रेट घोषित कर दी जाती है। इस पर लिखा है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफिस, डायरी नंबर 6046+5 फोल्डर्स, डेट 8 मई 2011, कन्वर्टेड टू टॉप सीक्रेट, नंबर 48 TS, डिफेंस सेक्रेटरी 2011। इसके बाद इस रिपोर्ट पर रक्षा सचिव प्रदीप कुमार ने अपने नोट में 18 मई को लिखा कि कृपया रक्षा मंत्री इस ओपिनियन पर ध्यान दें। इसके बाद 19 मई को इस ओपिनियन पर रक्षा मंत्री अपना नोट लिखते हैं कि इस ओपिनियन को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा सकता है। इस ओपिनियन को टॉप सीक्रेट घोषित करने के बाद इस फाइल को सार्वजनिक कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये टॉप सीक्रेट फाइल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने RTI के तहत किसी को कैसे दे दी? कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता था। और फिर ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत भी टॉप सीक्रेट दस्तावेज को RTI के तहत नहीं दिया जाता है। जाहिर है इन अधिकारियों ने कानून तोड़ने का काम किया है और वाहनवती की ओपिनियन को सार्वजनिक करने के पीछे उनका अपना इंटरेस्ट काम कर रहा था। ध्यान देने की बात है कि अपनी ओपिनियन में अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने बताया है कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि में संशोधन तर्क संगत नहीं होगा और इस स्टेज पर इस मुद्दे को किसी भी आधार पर फिर से नहीं खोला जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस JS वर्मा,
चीफ जस्टिस जीवी पटनायक, चीफ जस्टिस वीएन खरे ने जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि पर अपनी राय देते हुए उनकी असली जन्मतिथि 10 मई 1951 ही मानी थी, जबकि सरकार चाहती है कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1950 मानी जाए, ताकि वो अपनी पसंद का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त कर सके। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनरल वीके सिंह ने ही अपने जन्मदिन का विवाद उठाया है। मीडिया हमारे साथी झूठी खबर दिखा रहे हैं, टेलीविजन चैनल झूठी खबर दिखा रहे हैं कि जनरल वीके सिंह अपने जन्मदिन को बदलना चाहते थे। यह विवाद जनरल वीके सिंह ने नहीं उठाया। हकीकत यह है कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को लेकर कभी कोई विवाद था ही नहीं। सुकना जमीन घोटाला सामने आया। इस घोटाले में पूर्व मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश का नाम सामने आया है। उस वक्त वो तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के प्रमुख सलाहकारों में थे। सुकना जमीन घोटाले पर जनरल वीके सिंह ने रिपोर्ट दी। लगा कि सेना की जमीन का सौदा करने वाले अधिकारियों को सजा मिलेगी, लेकिन जनरल कपूर ने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया। हकीकत यह है कि चंद सेना के अधिकारी जमीन माफिया के साथ मिलकर सेना की जमीन का बंदरबांट कर रहे थे। जनरल वीके सिंह के थल सेनाध्यक्ष बनते ही लैंड माफिया का गोरख धंधा बंद हो गया। जनरल वीके सिंह ने सेना की प्रतिष्ठा वापस दिलाई, भ्रष्टाचार को रोका, वरना ऐसी क्या बात है कि जनरल वीके सिंह का विवाद तब उठाया गया जब अवधेश प्रकाश का नाम सुकना जमीन घोटाले में उजागर हुआ। उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ और उन्हें गुनहगार भी माना गया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे देश के कुछ अधिकारियों और आर्म्स डीलरों को जनरल वीके सिंह की रिटायरमेंट की जल्दबाजी क्यों है। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को लेकर उठे विवाद पर बात कर रहे हैं। भारतीय सेना एक ट्रक का इस्तेमाल करती है, उसका नाम है टेट्रा ट्रक। इस कहानी को ध्यान से समझिए और सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष को क्यों सूली पर चढ़ाने के लिए अधिकारी और भारत सरकार के कुछ लोग जी जान लगाए हुए हैं। टेट्रा ट्रक, भारतीय थल सेना में इस ट्रक का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर की तैनाती और भारी भरकम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। इन ट्रकों का पिछला ऑर्डर फरवरी 2010 में दिया गया था, लेकिन इसकी खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई तो आर्मी चीफ वीके सिंह ने इस सौदे पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML लिमिटेड को जिस वक्त इसका ठेका मिला, भारतीय सेना की कमान जनरल दीपक कपूर के हाथ में उस वक्त थी। नियमों के मुताबिक हर साल आर्मी चीफ को इस डील पर साइन करना होता है, लेकिन रिश्वतखोरी से लेकर मानकों के उल्लंघन तक की शिकायतों की वजह से जनरल वीके सिंह ने साइन नहीं किया, दस्तखत नहीं किए इस सौदे पर। कानून के मुताबिक टेट्रा ट्रक की खरीदारी सीधे कंपनी से होनी चाहिए, लेकिन BEML ने टेट्रा सिपोक्स यूके लिमिटेड से खरीद की, जो न तो स्वयं उपकरण बनाती है और न ही उपकरण बनाने वाली कंपनी की सब्सिडियरी है। उपकरण बनाने वाली मूल कंपनी का नाम है टेट्रा सिपोक्स एक्स, जो स्लोवाकिया की कंपनी है। टेट्रा ट्रकों की खरीद का पूरा मामला संदेह के घेरे में है। एक अखबार के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक दिए गए कुल ठेकों में भारी धनराशि बतौर रिश्वत दी गई है। यह पूरा रैकेट 1997 से चल रहा है। BEML में उच्च पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी के हवाले से यह भी खबर आई कि अभी तक कंपनी टेट्रा ट्रकों की डील से जुड़ा कुल 5000 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर चुकी है। यह कारोबार टेट्रा सिपोक्स यूके लिमिटेड के साथ किया गया है।
इसे स्लोवाकिया की टेट्रासिपॉक्स एएस की सब्सिडियरी बताया जाता रहा है। बीईएमएल के इस पूर्व अधिकारी के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए के इस कारोबार में 750 करोड़ रुपए बीईएमएल और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बतौर घूस दी गई। बात यही खत्म नहीं होती। बीईएमएल के एक शेयर धारक वरिष्ठ अधिवक्ता केएस पेरियास्वामी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप और सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। उन्होंने यह बताया कि खरीद के लिए जितनी रकम की मंजूरी दी जाती है उसका कम से कम 15% कमीशन में जाता है। ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा मिलता है। मैंने 2002 में कंपनी की एजीएम में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई। एक प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार ने यहाँ तक लिखा कि बीईएमएल के टेट्रा ट्रकों की डील को कारगर बनाने में जुटी हथियार विक्रेताओं की लॉबी ने आर्मी चीफ को 8 करोड़ रुपए की रिश्वत की भी पेशकश की थी, जिसे जनरल सिंह ने ठुकरा दिया। ट्रकों की संदेहास्पद डील को लेकर 8 मई 2005 को मीडिया में खबर आई थी। एक अखबार ने एक और खुलासा किया कि टेट्रासिपॉक्स यूके लिमिटेड का गठन 1994 में ब्रिटेन में हुआ था। जोसेफ मजिस्की और वीनस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसके शेयर होल्डर थे। स्लोवाकिया के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक टेट्रासिपॉक्स एएस 1998 में अस्तित्व में आई। इसका मतलब यह हुआ कि 1997 में बीईएमएल ने ऐसी कंपनी की सब्सिडियरी के साथ समझौता किया जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। टेट्रासिपॉक्स यूके की शेयर होल्डिंग में कई बार बदलाव हुआ, लेकिन स्लोवाक कंपनी के पास कभी इसका एक शेयर भी नहीं रहा। बीईएमएल के चेयरमैन वीआरएस नटराजन के मुताबिक इंग्लैंड के वेक्ट्रा ग्रुप के पास टेट्रा कंपनियों का स्वामित्व है। वेक्ट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंदर ऋषि हैं। वेक्ट्रा ग्रुप के पास ही टेट्रासिपॉक्स यूके का भी मालिकाना हक है। टेट्रा चेक कंपनी के भी बहुमत शेयर वेक्ट्रा ग्रुप के ही पास हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आर्मी चीफ पर इसलिए पद छोड़ने का दबाव है क्योंकि उन्होंने टेट्रा डील पर दस्तखत नहीं किए थे? क्या बीईएमएल सेकंड हैंड ट्रकों का आयात कर रही है? और क्या स्लोवाकिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गए हैं? क्या पुराने ट्रकों की मरम्मत को घरेलू उत्पादन के तौर पर दिखाया जा रहा है? रविंदर ऋषि कौन है? उसे इतने रक्षा सौदों का ठेका क्यों दिया जा रहा है? इस लॉबी के लिए सरकार में काम करने वाले लोग कौन हैं? अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब तो यही है कि आर्मी चीफ को ठिकाने लगाने के लिए माफिया और अधिकारियों ने मिलजुल कर जन्मतिथि का बहाना बनाया है। जनरल वीके सिंह के बारे में हमने भारतीय सेना के मौजूदा वरिष्ठ अफसरों और रिटायर्ड वरिष्ठ सेनाध्यक्षों से बातचीत की। सब ने कहा जनरल वीके सिंह भारतीय सेना के सबसे ईमानदार अफसरों में हैं। उनका यह भी कहना है कि जनरल वीके सिंह के दामन पर एक भी दाग होता तो सरकार अब तक उनको सूली पर चढ़ा चुकी होती। इस तरह से षड्यंत्र करके उनको हटाने की योजना न बनाती। भारतीय सेना के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक जनरल वीके सिंह बेदाग हैं। उन्होंने इस बीच कई ऐसे काम किए जिससे आर्म्स डीलरों और बिचौलियों की नींद उड़ गई। सिंगापुर टेक्नोलॉजी से एक डील हुई थी। इस कंपनी की राइफल को जब टेस्ट किया गया, जिसके बाद जनरल वीके सिंह ने रिपोर्ट दी कि यह राइफल भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय सेना को नए और आधुनिक हथियारों की जरूरत है। इस जरूरत को देखते हुए अगले 1-2 सालों में भारी मात्रा में आर्म्स और नए उपकरणों को खरीदने के लिए तैयारी होने वाली है। सेना खरीदेगी। लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा के उपकरण खरीदे जाएंगे। खासकर इस साल भारी मात्रा में मॉडर्न असॉल्ट राइफल खरीदने वाला भारत दुनिया का एक अकेला देश होगा। आर्म्स डील के दौरान जमकर घूसखोरी और घपलेबाजी भारत में अब तक आम बात रही है और इसके लिए सेना बदनाम भी हुई है। जनरल वीके सिंह आर्म्स की खरीदारी में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, जिसमें सैनिकों में दुनिया का सबसे आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन कोई बिचौलिया ना हो। जब से वो सेनाध्यक्ष बने हैं तब से भारतीय सेना पर किसी तरह के घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया है।
भ्रष्टाचार के जो पुराने मामले थे उन्हें न सिर्फ निपटाया गया बल्कि आदर्श सोसाइटी जैसे घोटाले की जांच में एजेंसियों की मदद भी की गई। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के जमीन घोटाले में जनरल वीके सिंह ने मुस्तैदी दिखाई। सेना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जिसमें 2 पूर्व सेनाध्यक्षों, भारतीय सेना के 2 पूर्व सेनाध्यक्षों जनरल दीपक कपूर और जनरल एनसी विज सहित कई टॉप अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि आम जिलों की लॉबी, अधिकारी, लैंड माफिया और ऐसे कई सारे लोग जनरल वीके सिंह के खिलाफ लामबंद हो गए और उनकी जन्म तिथि के विवाद को जम के हवा दी, जिसमें भारत सरकार के मंत्री भी शामिल हो गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि के विवाद की इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। सरकार की तरफ से भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अखबारों और टीवी चैनलों पर तरह तरह की बातों को हवा दी जा रही है। उन बातों को हवा दी जा रही है जिनका कोई न सिर है न पैर, सिरे से झूठ, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेना के अनुशासन को सामने रख करके जनरल वीके सिंह इनका जवाब नहीं देंगे। उनकी गरिमा के अनुकूल है, इसलिए बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों सरकार ने किया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस विवाद के पीछे का संपूर्ण रहस्य। जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि का विवाद जनरल जे सिंह और जनरल दीपक कपूर ने जानबूझकर पैदा किया। 2006 की बात है। जनरल जे सिंह को मालूम था कि जन्मतिथि 10 मई 1950 हो या 10 मई 1951। जनरल वीके सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बनेंगे ही, लेकिन जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि अगर 10 मई 1951 रह जाती है तो लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. पटनायक नए सेना अध्यक्ष बन जाएंगे। इसीलिए जनरल जे सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह को देश का थल सेना अध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी। वीके सिंह की जन्मतिथि सभी सबूतों के अनुसार 10 मई 1951 है। उनकी जन्मतिथि पर जल्दबाजी में फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चौथी दुनिया ने ये सारी कहानी छाप दी थी। ये फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि एक ईमानदार जनरल को जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जा सके। साथ ही एक ईमानदार और बेदाग लेफ्टिनेंट जनरल को नया सेना अध्यक्ष बनने से रोका जा सके। जाहिर है इस फैसले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय हथियार माफिया भी हो सकता है, जिसे ईमानदार सैन्य अधिकारियों से नुकसान पहुंचता है। नतीजतन दबाव बनाने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें मीडिया और डिफेंस जर्नलिस्ट भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह पूछा कि क्या भारत के थल सेना अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की बहू यानी दुबई में काम करने वाले उनके बेटे की पत्नी पाकिस्तान की नागरिक है। अंबिका बनर्जी ने अपने खत के जरिए प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि कश्मीर में कैसे दुकानों के आवंटन में धांधली हुई और कैसे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह उस मामले में शामिल थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस खत का जवाब नहीं दिया। अंग्रेजी के एक मशहूर साप्ताहिक ने रिपोर्ट छापी है कि जब यह कांगो में भारतीय शांति सेना के चीफ थे तो वहां रहे कुछ सिपाहियों और अफसरों पर यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसकी जांच भारतीय सेना कर रही है। इसके अलावा जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो कश्मीर के छत्ती सिंहपुरा में सिखों की हत्याएं हुई थी। जांच में पता चला कि इसमें काफी संदेह है कि यह हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं। जब जांच की बात आई तब आरोपियों को बचाने और इस मामले में अनदेखी का आरोप भी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह पर ही लगा। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतने गंभीर आरोपों में घिरे होने के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भावी सेना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ
अधिकारी की पत्नी ने मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि अगर शादी से पहले उसके सामने जनरल वीके सिंह का केस आया होता तो वो कभी ईमानदार अधिकारी से शादी नहीं करती। दुर्भाग्य से इस महिला का पति भी ईमानदार सेना का अधिकारी है। शायद उसने इसलिए कहा कि अब सेना में कोई भी ईमानदार रहने की, देश के प्रति अपना फर्ज निभाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जनरल वीके सिंह के केस ने सेना में ऊपर से लेकर नीचे तक एक रेखा खींच दी है और लोगों को लगा कि अगर आप ईमानदार रहते हैं आपको सजा मिलेगी, उसी तरह से सजा मिलेगी जैसी सजा गैलीलियो को मिली थी, जिसने कहा था कि ये धरती सपाट नहीं गोल है। और उस समय सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने कहा था इसको फांसी दो क्योंकि ये गलत बात कह रहा है। जनरल वीके सिंह भी आज सेना के बीच में सम्माननीय है, लेकिन वो लोग जो सेना को अपने हित के लिए इस्तेमाल करते रहे, इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनके लिए सेना जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे अधिकारी हमारे बीच में ऐसे हैं जो हार के जिम्मेदार हैं और जिन्हें कोई सजा नहीं मिली, जो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं जिन्हें सजा नहीं मिली, क्योंकि इनके पीछे देश का, विदेश का हथियार माफिया, लैंड माफिया, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ खड़े हैं। शायद इसलिए सजा नहीं मिली। हम जानते हैं हमें भी खरीदने की कोशिश होगी और जब हम नहीं बिकेंगे तो हमारा मुंह बंद कराने की कोशिश होगी। इस तरह के प्रोग्राम ना आए इसकी कोशिश होगी। लेकिन इसके बावजूद पत्रकारिता का एक धर्म है, पत्रकारिता की एक कीमत है। सच कहना ही हमें सिखाया गया है। हम सच हमेशा आपके सामने लाते रहेंगे। भारतीय सेना की इस दुखद कहानी के ऊपर सिवाय भारतीय राजनीतिज्ञों से यह कहने के कि आप इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की नींव डाल रहे हैं, हम इससे ज्यादा और दर्दनाक बात क्या कह सकते हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।